Hello friends, welcome back to channel. So today's topic is Coase theory of capitalization. This video is in the continuation of last video guys. Last video में हमने जो theories है capitalization की, the Coase theory and the earning theory, उन दोनों के regarding एक basic understanding create की थी और आज हमारा detailed understanding create करने वाले हैं on the topic Coase theory of capitalization. This is the first theory. Okay, तो first theory के regarding आज हम detail में discuss करेंगे. This is one of the theories of capitalization. So as per this theory, मैंने आपको last video में भी बताया था कि ये theory mainly prefer की जाती है by the newly established businesses और इसमें हम earning capacity वाले factor को ignore करते हैं और जिस पर हम base होकर determine करते हैं amount of capitalization, वो क्या चीज़ है, the future financial requirements of a business, कि business की future में क्या financial requirements होने वाली है एक business की, उसके basis पर amount of capitalization को determine करते हैं. ठीक है, फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स में हमारी क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी वो अब हम देखते हैं. फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स इज डिटरमाइंड बाय एडिंग अप द अमाउंट्स टू बी इन्वेस्टेड इन. वो कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कितनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होने वाले एक बिजनेस की, वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, बाय एडिंग अप द अमाउंट्स. कौन कौन से अमाउंट को एड अप करेंगे, जितनी अमाउंट उसे फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्ट करनी है. व्हाट डू वी मीन बाय फिक्स्ड असेट्स? फिक्स्ड असेट्स वो असेट्स होती हैं जिनमें एक बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग इनकम. ठीक है, इनकम को जनरेट करने के लिए जिसमें एक बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कर देता है उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड असेट्स. द एग्जाम्पल कुड बी द प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग. ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, ठीक है, एक्सेट्रा. बहुत सारे हमारे एग्जांपल्स हो सकते हैं फिक्स्ड असेट्स के जिनमें एक बिजनेस इन्वेस्ट करता है फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड टू अर्न द इनकम. वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है एक बिजनेस को. व्हाट डू वी मीन बाय वर्किंग कैपिटल? द कैपिटल विच इज़ नीडेड बाय अ बिजनेस फॉर अ डे टू डे एक्टिविटी पर्पज़ के लिए जो पैसा चाहिए होता है. जैसा कि जो अमाउंट हमारा स्टॉक में इन्वेस्टेड रहेगा, स्टॉक एक बिजनेस के पास होना चाहिए ना, रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का, वर्क इन प्रोग्रेस का, राइट. तो वो स्टॉक में जितना पैसा इन्वेस्टेड रहेगा, जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए उसके पास कैश इन हैंड होना चाहिए ताकि वो अपने इमीडिएट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर सके, मीटअप कर सके. ठीक है, तो वो हमारे पास वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा. प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के लिए लाइक फॉर द एडवर्टाइजिंग पर्पस कितना पैसा चाहिए एक बिजनेस को, एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ ऑल्सो, क्योंकि जब एक बिजनेस सेटअप करते हैं तो एक बिजनेस प्लान हमें बनाना होता है. तो उस बिजनेस प्लान के लिए हमें एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है. तो एक्सपर्टीज़ के लिए जो एक्सपेंसेस हम करेंगे, राइट, और बिजनेस में R&D एक्टिविटीज़ पर जो पैसा खर्च करेंगे, तो वो सब चीज़ें हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ में आ जाएंगी. ठीक है, तो इन सारी एक्टिविटीज़ में, फिक्स्ड असेट्स में, वर्किंग कैपिटल के लिए, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ के लिए जितना जितना सम एक बिजनेस को रिक्वायर्ड होगा उन सब का टोटल कर हम एक बिजनेस की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स का पता कर सकते हैं. ठीक है, और जब हमें इन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स का पता चल जाएगा, जो हमारा इन सब का टोटल आएगा वही बिजनेस की अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन होगी. जैसा कि यहाँ लिखा है कि एज पर द कोस थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन, अगर हमें अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, बाय एडिंग अप the amount to be invested in these four things: the fixed assets, the working capital, the promotional activities and the organizational activities. अब हम इसी चीज़ को with the help of एक एग्जाम्पल क्लियर करेंगे. एग्जाम्पल क्या है गाइज? एग्जाम्पल में जैसे आपके पास यहाँ लिखा है दैट इफ़ अ कंपनीज फिक्स्ड असेट वुड कॉस्ट. कंपनी जो है एक न्यूली इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है जो अपना बिजनेस अभी नया खोलने वाला है मार्केट में, और उस बिजनेस की एस्टिमेशन है कि मुझे फिक्स्ड असेट्स रिक्वायर्ड हैं और फिक्स्ड असेट में मेरा 20 लाख रुपीज़ लगने वाला है, और वर्किंग कैपिटल मुझे जो चाहिए वो 10 लाख रुपया चाहिए, और मेरा जो बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में पैसा लगेगा फॉर द प्रमोशन एंड द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ वो मेरा 2,50,000 लगेगा. तो इन तीनों का ऐड हम कर लेंगे, इन तीनों अमाउंट्स का हम सम कर लेंगे, और इन तीनों का जो सम आएगा 20 + 10 दैट इज़ 30 लाख, एंड 30 लाख + 2,50,000 बिकम्स
32,50,000, तो दिस विल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो एज पर द कोस्ट थ्योरी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन? आई होप सो अब आपको क्लियर है। ठीक है, तो ये जो है अगर आप थोड़ा सा कंसिडर करेंगे, यहाँ पर हमने बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को कंसिडर नहीं किया है कि बिजनेस क्या इतना अर्न भी कर सकता है, मतलब इतना अमाउंट हम बिज़नेस में जो इन्वेस्ट कर लेंगे, क्या बिज़नेस की जो अर्निंग्स हैं वो इस अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन को जस्टिफाई करने में एबल होंगी क्या नहीं होंगी। क्योंकि अगर इतनी अमाउंट पर वो सफिशिएंट रिटर्न अगर जनरेट नहीं कर पाता है, अगर वो उतनी अर्निंग्स नहीं कर पाता है, तो बिज़नेस के गुडविल पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। बिज़नेस के जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, वो बिज़नेस में इन्वेस्ट करने में शायद दोबारा सोचें। वो सोचें कि ये तो अपने इन्वेस्टेड अमाउंट पर जो है रिटर्न्स भी नहीं दे पा रहा है हमें अच्छा, जबकि इंडस्ट्री में सेम इंडस्ट्री में दूसरी फर्म्स अच्छा दे पा रही हैं, तो वो शायद इसमें इन्वेस्ट ना करें। ठीक है, तो अर्निंग कैपेसिटी जो फैक्टर है वो इम्पॉर्टेंट होता है कंसिडर करना, जो कि हमने कोस्ट थ्योरी में नहीं किया। और अर्निंग कैपेसिटी जो है कंसिडर नहीं होना इस थ्योरी की लिमिटेशन है। दिस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू एग्जिस्टिंग बिजनेसेस बिकॉज इट फेल्स टू सजेस्ट वेदर द कैपिटल इन्वेस्टेड जस्टिफाइज द अर्निंग्स और नोट। मैंने अभी आपको बताया कि इस थ्योरी में कहीं पर भी अर्निंग कैपेसिटी की बात नहीं की है कि बिजनेस कितना अर्न कर पाएगा। हमें ने ये तो बता दिया कि बिजनेस में इतना अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है चाहिए और इतना इन्वेस्ट कर लीजिए, बट क्या हमने कहीं पर ये चेक किया कि जो बिजनेस की फ्यूचर अर्निंग्स होंगी वो इस अमाउंट को जस्टिफाई भी कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। कि आप आज 10 लाख रुपए बिजनेस में लगा रहे हो और पता चल रहा है इन फ्यूचर आप 10 लाख का 12 लाख बना ही नहीं पा रहे हो, आपके 10 लाख के भी 8 लाख ही बचे, आपके पास प्रॉफिट ही नहीं है, आपका लॉस में हो, तो क्या आपके जो बिजनेस में इन्वेस्टर्स हैं वो खुश होंगे? क्या बिजनेस की जो गुडविल है, जो इमेज है, उस पर कोई बुरा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। और ये आप एक नए बिजनेस के लिए तो सही है, बट जो बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है उस बिजनेस में तो अर्निंग कैपेसिटी फैक्टर को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप कंसिडर नहीं करोगे कि उस बिजनेस की फ्यूचर अर्निंग्स कितनी हो सकती है, आप नहीं बता सकते कि उस बिजनेस में जो ऑलरेडी अमाउंट इन्वेस्टेड है वो सही है कि नहीं है, कि क्या हमें उसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है या डिक्रीज करने की ज़रूरत है। अर्निंग कैपेसिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज द लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी कि उसने अर्निंग कैपेसिटी फैक्टर को कंसिडर नहीं किया है, और इसीलिए जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उनके लिए थ्योरी अच्छी नहीं है, क्योंकि उनके लिए जो थ्योरी बेस्ट है वो है हमारी नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज़ द अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन, जो अर्निंग कैपेसिटी के बेसिस पर ही डिटरमाइन करेगी कि एक बिजनेस में राइट अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन कितना होना चाहिए। ये बात तो शायद गाइज आप समझते हैं, लॉजिकल है कि बिजनेस को उतना ही पैसा अपने इन्वेस्ट करना चाहिए अपने बिजनेस में जितने अमाउंट पर वो अच्छा रिटर्न अर्न कर सके। दैट मीन्स कि जो उसका अमाउंट ऑफ कैपिटल वो आज लगाएगा बिजनेस में, उसकी फ्यूचर अर्निंग्स उससे ज़्यादा होनी चाहिए, उस पर फेयर रेट ऑफ रिटर्न जो है अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट पर वो पॉसिबल हो कि वो जस्टिफाई कर सके कि हाँ मैंने फेयर रेट ऑफ रिटर्न जो है अपने इन्वेस्टेड अमाउंट पर जो है अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। क्योंकि इन्वेस्टर्स जब ये पैसा इतना लेकर आएंगे, अब हमें पता है इतना पैसा चाहिए, बट इस पैसे को रेस तो हम इन्वेस्टर्स के थ्रू ही करेंगे ना, जो वेरियस लैंडर्स से या इन्वेस्टर्स से बिजनेस के हम पैसा मंगवाएंगे शेयर कैपिटल या डिबेंचर्स इशू कर या लोन्स लेकर, तो वो सारी पार्टीज जो बिजनेस में अपना पैसा लगाएंगी वो तो भी एक्सपेक्ट कर रही हैं कि हमें बिजनेस कुछ इन रिटर्न दे। तो जब तक बिजनेस की फ्यूचर अर्निंग्स हम कंसिडर नहीं करेंगे, द राइट अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन एस्टिमेट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट थिंग। जो नेक्स्ट थ्योरी है दैट इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन, क्योंकि वो अर्निंग कैपेसिटी को कंसिडर करती है। ये थ्योरी प्रेफर की जाती है बाय द न्यूली इस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस, क्योंकि वो अभी नए हैं मार्केट में और उनको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को एस्टिमेशन लगाकर वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि राइट अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन क्या रहेगा। बट फॉर द एग्जिस्टिंग बिजनेस दिस थ्योरी इज़ नॉट सुटेबल बिकॉज इट इग्नोर्स द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, जो कि कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। आई होप सो कि आपको कोस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन का जो बेसिक व्यू था वो मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर कर दिया था, और जो डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल
एग्जाम्पल वो इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई भी डाउट है आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वीडियो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, द अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन, और उस वीडियो के साथ हमारा जो टॉपिक है थ्योरीज ऑफ कैपिटलाइजेशन वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छा लगे लाइक कर देना, नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो अगर ये सारे नोट्स आपको इन द PDF फॉर्मेट चाहिए। बाय बाय गाइस।